गुड इवनिंग दोस्तों। हम आज शुरू करते हैं हमारी क्लास एक आध्यात्मिक की तरफ से कि हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व हमारे आध्यात्मिक का दीवाना है और आज हम इसी के क्लास को हमारे आध्यात्म पर जोड़ते हैं। और ये एक तरह से पूरे विश्व को एक संदेश है कि भारत पहले ही नहीं आज भी एक आध्यात्मिक गुरु माना गया है और वो बहुत बड़े लेवल पे है। हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं वो सारी चीजें आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम देखते हैं हमारे महाकुंभ जो कि लंबे समय के बाद आयोजित हो रहा है, जिसे हम कहते हैं आज जो हमारा महाकुंभ आयोजित हो रहा है वो प्रयागराज में ओनली फॉर 12 साल के अंदर नहीं हो रहा है। इसका लंबा प्रोसेस है। 144 सालों के बाद ये प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है और इस महाकुंभ से संबंधित हम बहुत सारे तथ्य को पढ़ेंगे। महाकुंभ आयोजित क्यों किया जाता है, किस क्षेत्र में हो रहा है, सरकार के द्वारा इस पर क्या क्या चीजें जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और सरकार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, पुलिस प्रशासन क्या कार्य कर रहा है और कितना बजट है इस महाकुंभ का। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि बार बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं और हमारा मोटिव भी यही रहेगा कि बारीक से बारीक चीजों को हम इसमें आपको बता पाए जिससे कि आपको लगे कि आपके कुंभ से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो गए। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारा जो है चर्चा में क्यों है। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि कुंभ चर्चा में क्यों है। दूसरा हमारा टॉपिक ये रहेगा कि इस कुंभ मेले के बारे में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि महाकुंभ का जो भौगोलिक स्थान है, भौगोलिक जो कंडीशन है उसको हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ महाकुंभ का और इसी के बाद हम देखते हैं कि इसका आर्थिक महत्व क्या है इस महाकुंभ का और उसका निष्कर्ष क्या है। तो शुरू करते हैं हम हमारी क्लास दोस्तों। और इस क्लास में हम सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि जो हमारा कुंभ है, इस कुंभ के बारे में कि सबसे पहला चर्चा में क्यों है ये महाकुंभ। तो हम देखते हैं कि देखो ग्रह और तारों के दुर्लभ खगोलीय जो कंडीशन होती है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही 144 वर्षों के बाद यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है। अब ये आयोजन कब हो रहा है? 13 जनवरी से 26 फरवरी। ऐसे इन दिनों के अंदर ऐसे 6 स्नान होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं महत्वपूर्ण स्नानों को हम देखेंगे भी। शुरुआत होती है 13 जनवरी से और अंतिम जो स्नान होगा वो स्नान होगा हमारा 26 फरवरी को इस महाकुंभ का। इसलिए क्योंकि ये जो योग बना है अभी जो बृहस्पति ग्रह है हमारा उसका जो योग बना है वो 144 सालों के बीच बना है। क्योंकि जो कुंभ होता है आपको पता है दोस्तों वो 12 साल में लगता है और 12 साल में ऐसे 12 कुंभ जुड़ने के बाद एक महाकुंभ का योग बनता है। तो अभी जो है वो 12 कुंभ के जुड़ने के बाद एक 144 सालों का जो योग बना है जिसे हम महाकुंभ का दर्जा देते हैं। और कुंभ के मेले के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि हिंदुओं के धार्मिक जितने भी तीर्थ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अपनी जो है कंडीशंस को बताते हैं। अब जितने भी धार्मिक स्थल है वो 12 वर्षों के आपको पता है 12 वर्षों के दौरान 4 बार अलग अलग एरियाज के अंदर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ये कुंभ कहां कहां होता है? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। ऐसे 4 स्थल माने गए हैं। आपको पता है दोस्तों कि जहां पर अमृत की बूंदें घिरी थी, समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं के पास अमृत कलश था तब वहां पर उन अमृत कलश से अमृत की बूंदें जहां पर गिरी
वो एक स्थान जो है अमृत के समान ही माना गया है। इसीलिए ये स्थान कौन कौन से हैं? ये स्थान हरिद्वार है, उज्जैन है, नासिक है और प्रयागराज है। तो यहां पर अगर इन 12 सालों के कुंभ में अगर कोई व्यक्ति डुबकी लगाता है, नहाता है, तो अमृत के समान उसको फल मिलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अमृत के समान। अब अमृत होता क्या है? अमृत मीन्स ये नहीं कि बस मरने और जीने से आजाद। अमृत मीन्स हमें जितने भी हमारा जो मनोबल बढ़ता है, हम स्वस्थ रहे, इन सारी चीजों को जोड़कर अमृत के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखो कुंभ के प्रकार कितने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे यहां पर भारत में कुंभ कौन कौन से प्रकार से आयोजित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम बात करें कि हमारे यहां पर एक तो 4 वर्षों के अंदर जो कुंभ आयोजित किया जाता है, एक जो आयोजित किया जाता है नॉर्मल 12 वर्षों में, एक अर्ध कुंभ होता है जो हमारे 6 वर्षों में, और एक महाकुंभ होता है जो कि 144 वर्षों में। तो अभी जो प्रयागराज के अंदर जिसको हम बोलते हैं वो कौन से प्रकार का कुंभ है? तो वो है हमारा महाकुंभ जो 144 सालों में आता है। 2017 में भी एक कुंभ आयोजित किया गया था, और जो 2017 का जो कुंभ मेला आयोजित किया गया था उसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है कि भारत की संस्कृति कहां बसती है। तो इस कुंभ मेले के अंदर इस 2017 के जो कुंभ है उसमें भारत की जो है संस्कृति निवास करती है, ये यूनेस्को ने बता दिया। हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा उसको बात कर रहे हैं कि भौगोलिक जो अलग अलग कंडीशन है कुंभ की। तो आपको पता है दोस्तों ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर समय समय पर या तो 4 साल में या 6 साल में या 12 साल में या फिर 144 सालों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ये कौन कौन से स्थल है? सबसे पहले बात करें हम हरिद्वार की। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। दूसरा स्थल हमारा है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। किस नदी किनारे? शिप्रा नदी किनारे। और तीसरा स्थल नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे। और उसके अलावा प्रयागराज जो है यूपी में वो गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम स्थल पर। दोस्तों कुछ याद आ रहा है? अभी आप कुछ ये फोटो है देखिए आप अलग अलग। अभी जो हमारे यहां पर कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन है। भारत के अंदर प्रयागराज की जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं ये वाली कंडीशन भारत के अंदर ये कंडीशन है। अब आप एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको कि जितने भी ज्यादा जैसे चाहे हरिद्वार है, चाहे इसके अलावा जो है हमारे उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी है, नासिक में है गोदावरी नदी। तो ये सभी 2 नदियां या फिर उन नदियों के संगम स्थल, जैसे आप देखोगे ना 2 नदियों के संगम स्थल को हम बोलते हैं। जैसे 2 नदियां जो हम मिलती है वहां पर कुछ ना कुछ अलग से अलग अलग प्रकार के एक जो तपस्या के लिए स्थल बन जाते हैं। लेकिन जहां पर 3 नदियां मिलती हैं वहां उन सब में सबसे ज्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और कहा जाता है कि जितने भी महान ऋषि हुए हैं जिन्होंने बड़े कठोर तपस्या करी है वो सभी उन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर ही जाकर
तपस्या करते थे और एक तरह से जो हमारी सांस्कृतिक या फिर आध्यात्मिक क्षमता को बताते थे। तो हम देखते हैं जैसे ही अलग अलग हमने फोटो देखे हैं, आगे हम देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक विरासत का क्या महत्व है। आपको पता होगा कि भारत में शंकराचार्य द्वारा भारत के 4 क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे उत्तर क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, चारों अलग अलग क्षेत्रों में मठों की स्थापना की गई। और ये मठ जो है भारत की सांस्कृतिक और भारत की आध्यात्मिक विरासत को सजोए हुए हैं। और आज भी इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार ही भारत का जो है जो आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक विकास हुआ है वो शंकराचार्य के अनुसार ही हुआ है। तो दोस्तों हम बात करें कि जितना भी भारत में जो विकास हुआ है शंकराचार्य द्वारा, अब क्या है, शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेला, पहली बार उन्होंने महाकुंभ की बात की जाए तो उनके द्वारा आयोजित किया गया है और पुराणों से उत्पन्न हुआ, जिसमें हम देखते हैं भी अभी बात कर रही थी कि पुराणों में जो है अमृत मंथन की बात हुई थी, अमृत कलश निकलने की बात हुई थी, है ना। भगवान जो है भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से वो अमृत बचा के लेके आए थे। तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ बूंदे गिर जाती है अमृत की, तो वो धरती पे गिरकर इन 4 स्थल जो बताए वही गिरती है। मौर्य काल और गुप्त काल में भी हम देखते हैं कि तीर्थ यात्रियों को छोटी छोटी सभाओं में जाना शुरू कर दिया। जब ये कुंभ का मेला आयोजन होता है तो इस तरह से सभाएं शुरू कर दी गई। और हिंदुओं के कुछ और महत्वपूर्ण जो हम देखते हैं कि वंश हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वंश माना गया है गुप्त वंश, जिसमें हिंदू जो धर्म है, जिसमें सनातन जो धर्म है उसके विकास के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया गया। और तो गुप्त ने ही हम देखें कि बहुत बड़े लेवल पे जो पहले छोटे मेले आयोजित होते थे वो बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े लेवल पे आयोजित किए गए हैं गुप्तों के समय। और ऐसे ही पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन शुरू किया। तो पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति वो व्यक्ति जिसने सबसे पहला जिसने पहली बार इस कुंभ के मेले का आयोजन किया, शुरू किया, वो कौन था? हर्षवर्धन। मध्यकाल में चोल, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल के कुछ जो हिंदू धर्म पर विश्वास करते थे या फिर जो अपने आप को बोलते थे कि हम सभी धर्म का सम्मान करते, उन शासकों ने भी जो है कुंभ जो है हमारे मेला उसका आयोजन कराया, या कुंभ की जो स्नान की जो एक परंपरा है उसको निर्वहन किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नागा साधुओं क्या किया कि नागा साधुओं को एक तरह से प्रवेश करवाया, स्नान करवाया अकबर ने, क्योंकि अकबर ने भी आपको पता है हिंदू धर्म के पक्ष में बहुत सारे नियम चलाए थे, है ना। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भी क्या किया, एक प्रशासकों या फिर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया कि भाई लोग कितने लोग इन जो कुंभ के मेलों में या फिर स्नान करने के लिए लोग आते हैं उनका एक रिकॉर्ड रखो, ऐसे अंग्रेजों ने किया। ऐसे ही हम बात करें कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है इस प्रथा को एक तरह से राजनीतिक जो रूप चल रहा है, क्योंकि जो शासक जो भी कुंभ के मेले का आयोजन कराता था, सहयोग करता था, तो एक तरह से राजनीतिक सत्ता होती थी। तो उसके बारे में वर्णन जो है किया है जेम्स प्रिंसेप ने। कुछ याद आ रहा है आपको दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप वो पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के जो शिलालेख है उसको सही तरह से पढ़ने का कार्य किया था। अशोक का की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने का काम किया था।
हम बात करें आर्थिक महत्व क्या है इस मेले का दोस्तों, तो सबसे पहला ये बात की जाए कि इस मेले के लिए 12,670 करोड़ का बजट जो है अनुमोदित किया गया है, और उसमें से 7,000 करोड़ जो है वो राज्य सरकार, बाकी जो करोड़ है, बाकी जो है वो कहां, वो केंद्र सरकार भुगतेगी। और इसमें जो केग की रिपोर्ट, केग जिसने ये आवंटित किया है जो पैसा, जिसकी बात करें, उसके महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक रिपोर्ट बताया कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा। कितना करोड़? दो, सुन लो आप, मोदी सरकार जो भी कार्य करती है धर्म से संबंधित, चाहे मंदिरों का पुनर्गठन करना हो या फिर कॉरिडोर बनाना हो, तो उनका मेन फोकस व्यापार पर भी रहता है, क्योंकि लोग जितने ज्यादा धर्म से जुड़ेंगे वहां पर उतना ज्यादा व्यापार भी होगा। और इसी के चलते खर्चा कितना हो रहा है, खर्चा 10 या देखो आप कितनी इनकम होने की संभावना है, 2 लाख करोड़। सोचो आप, इंडिया की जीडीपी की आधी से ज्यादा, इंडिया की जीडीपी कितनी है कुछ पता है आपको? 3.9 लाख करोड़। इंडिया की टोटल जीडीपी है 3.9 लाख करोड़, और उसी की आधी से भी ज्यादा जो है रकम जो हमारे इस मेले से ही आयोजित हो जाएगी, मेले से ही वहन हो जाएगी। ये कंडीशन है, कुछ फोटोज लिए हैं हमने, तो देखो आप, इतनी भीड़ है। अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान से जाना भैया, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। ऐतिहासिक महत्व क्या है आपको यह तो पता है दोस्तों कि हमारे जितना भी धर्म से संबंधित जितना ज्ञान की बात की जाए, पौराणिकता की बात की जाए, हमारे जो संस्कार है सनातन धर्म के, उन संस्कारों की बात की जाए, वो उसको अभी तक नापा ही नहीं गया है। हम तो खाली साइंस की बात करें, साइंस ये है, साइंस ये है, लेकिन साइंस अभी तक हमारे ऐसे जो हमारे ऋग्वेदा के अंदर जो श्लोक लिखे हुए हैं, पुराण के अंदर जो श्लोक लिखे हुए हैं, उन सब में जब बात की जाए तो साइंस से भी हटके, जिसको हम बोलते हैं पराविज्ञान, जो विज्ञान भी नहीं पहुंच पाई है, वहां पर हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि वो जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे हम आयोजित कर रहे हैं एक विश्व का सबसे बड़ा मेला। कुछ और तथ्य हम देखते हैं इसमें, जिसमें हमें ये कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों एग्जाम से संबंधित, जो बार बार किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, महाकुंभ मेला क्षेत्र, ये जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक तरह से उत्तर प्रदेश का इसे 76वां जिला घोषित किया गया है। और कब किया गया है? ये किया गया 1 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया है। इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र के अंदर 4 तहसीलें, 67 गांव को शामिल किया गया है। और इस जिले बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वहां पर जो प्रबंधन है, प्रशासनिक सेवाएं हैं, या फिर वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इस मेले का जो थीम है, आओ चले महाकुंभ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, क्योंकि जो बड़े आयोजन होते हैं उनसे कुछ थीम, उनके लोगों को बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो थीम क्या है? आओ चले महाकुंभ। लोगो क्या है? लोगों के अंदर आप देखोगे दोस्तों तो 3 संत हैं, श्रद्धालु हैं, संगम तट है, अक्षय वृक्ष जो पेड़ होता है वो है, कलश है, नारियल है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। ये इस जो है कुंभ का लोगो है दोस्तों। हम बात करें 13 जनवरी को जब स्नान हुआ था,
तो स्नान में 1.75 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी को जब स्नान हुआ, जो मकर संक्रांति का स्नान था, तब कितने लोगों ने 3.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और हम देखते हैं कि इतने श्रद्धालु एक साथ जो है प्रयागराज में इकट्ठे हुए। अब इकट्ठे हुए तो एक दिन 14 जनवरी के दिन की जब बात की जाए तो प्रयागराज विश्व का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला जो है एक जिला बन गया उस दिन के लिए, क्योंकि उस दिन प्रयागराज में 4.2 करोड़ लोग जो हैं वो उस समय वहां पर थे। अब देख लो आप, ऐसे ही हम बात करें कि जितने भी ज्यादा तो ये बात की जाए दोस्तों, तो इसके अलावा वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नेविगेशन के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर एक चैट स्टार्ट किया गया है कि वहां पर एक ऐप स्टार्ट किया गया जो कि 11 भाषाओं में है, जहां पर जो श्रद्धालुओं के जो नेविगेशन, उनको ठहरने की सुविधाएं, उनको पार्किंग सुविधाएं वो उपलब्ध हो सके। तो वहां पर एक बहुत बड़े लेवल का आयोजन किया जा रहा है। तो वो प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ अन्य जो कि जो हम बात कर रहे हैं, नई जो अत्याधुनिक सुविधाएं भी जो है श्रद्धालु को मुहैया कराएं, उसके लिए वहां पर एक एप्स लॉन्च किया गया है दोस्तों। और वो एप्स जो है मोदी सरकार के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं चैट बोर्ड एक नाम का एक ऐप जो है वो शुरू किया गया है। तो दोस्तों हमने देखा है कि ये इस महाकुंभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने पढ़े हैं। अभी आपको पता होगा कि 2 जो स्नान हो चुके हैं, अब जो है 4 स्नान और बाकी हैं, जो कि आने वाले समय में, चाहे वो 29 जनवरी को हो, 3 फरवरी को हो, 12 फरवरी को हो, 26 फरवरी को, उसका मतलब 3 स्नान और हैं। कौन कौन से स्नान है दोस्तों? तो सबसे पहले हम बात करें कि 29 जनवरी, तीन फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। ये अभी तक 4 स्नान और बाकी हैं। पहले आपको पता हो अकबर ने इसको शाही स्नान नाम से इसको एक नाम दिया, लेकिन अब इसे कहा गया अमृत स्नान नाम दिया गया। अभी कुछ समय पहले योगी सरकार ने जो अकबर के द्वारा नाम रखा गया था इलाहाबाद, मतलब अल्लाह का शहर, उसको ही योगी सरकार ने नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया है। प्रयाग का मतलब होता है 2 नदियों का संगम, प्रयागराज मतलब 3 नदियों का संगम, और इसी का हम देखते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हम आशा करते हैं आप भी जाके घूम के आए और इन शाही स्नान को नहीं कर हम अमृत स्नान में, आप अमृत का जो उस समय वर्षा हो रही होगी उसमें आप अपने आप को उसमें एक डुबकी लगाएं और अपने आप को संतुष्ट करें। भारत की संस्कृति, भारत के जो पौराणिक आध्यात्म है, उसको एक तरह से महसूस करें कि क्या कितना गहरा अध्यात्म है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्लास के जो महाकुंभ से संबंधित जो फैक्ट बता है वो आपको समझ में आए होंगे। और ऐसे ही हम जो करंट जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनसे हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आप भी हमें मोटिवेट करें कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद हैं, जिससे कि हम उस पर वीडियो बना सके। थैंक यू दोस्तों।